क्या भाई लोगों, आईडी का क्या हो गया था? यस, वेरी गुड। अरे इसको भी लगाना पड़ेगा चार्ज। ये क्या है प्रॉब्लम है? करना पड़ेगा ना, चार्ज तो लगाना पड़ेगा। आईडी में देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हुई है और अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी थोड़ी सी कई बार चेंज करनी पड़ती है। हाँ, कॉल अभी ना करें, अभी तो बंद पड़ा है फ़ोन, और सुबह के समय आप कॉल कर दिया करें 8 बजे से लेकर के और 2 बजे तक कॉल का टाइम रहता है। और वो भी अगर मान लो किसी का कॉल अटेंड नहीं हो किसी कारणवश, क्योंकि कॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे बाद आप वापस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट में तो कम से कम एक बार वापस करें ही करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो कल हमने डेड फिटनेस वाला जो मैटर्स था उसको सारा सॉल्व कर लिया। अब आज हम नए सिरे से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और नए सिरे की शुरुआत जब करेंगे तो आज पूरा टॉपिक जो है हम पूरा ही नया ले रहे हैं। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? अरे यार, रिकॉर्डिंग ज़रूरी है भाई। ओके, आज क्या है, नई आईडी होने की वजह से कईयों को मिली, कईयों को नहीं मिली। जितना आए उतना ही ठीक, कोई बात नहीं। वैसे भी लाइट जो है वो है नहीं, तो जैसा चल रहा है वैसा अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है अबॉर्शन, और अबॉर्शन को मैं लूँगा कि रीजंस क्या है अबॉर्शन के। हाँ, अब चलेगा रिसोर्सेज में, बिल्कुल आप रिसोर्सेज में देख पाएंगे। तो आज हम ले रहे हैं अबॉर्शन। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अबॉर्शन कहते किसे हैं। अबॉर्शन कहते किसे हैं? गर्भपात। अब ये गर्भपात क्या होता है भाई? गर्भपात का मतलब होता है जो निश्चित गर्भकाल होता है, उस गर्भकाल से पहले ही अगर कोई गाय भैंस बच्चा गिरा देती है तो उसे हम कहते हैं कि भाई अबॉर्शन हो गया। अब ये गर्भकाल क्या है भाई? गर्भकाल का भी तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर गाय के लिए देखें भाई, अपना तो 2 ही मैटर है, एक गाय है अपने लिए, एक अपने लिए भैंस है। तो अगर हम गाय के लिए देखें तो गर्भकाल होता है, आप सभी को पता है, 9 महीने 9 दिन, ठीक है। गाय के लिए है 9 माह और 9 दिन का गाय के लिए माना जाता है। एक्चुअली ये 9 महीने का ही होता है, ठीक है। 9 महीने का गाय के होता है, लेकिन अधिकतम हम क्या करते हैं, इसको 9 महीने 9 दिन पर खींच देते हैं, जैसे अपने ह्यूमन में होता है। जबकि मेनली होता कितना है? 9 महीने का, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने अधिकतम लिखा है, तो ये 9 महीने का होता है। इसी प्रकार से अगर हम भैंस में देखें तो 10 माह 10 दिन, 10 माह 10 दिन। और एक्यूरेट अगर लें तो कितना होता है भाई? 10 माह। तो एक्यूरेट होता है 10 महीने। 10 महीने अगर मान लीजिए किसी गाय भैंस ने लिए तो वो एकदम से एक्यूरेट है। 10 महीने को हम सही मानते हैं। जबकि आजकल जो देखने में आ रहा है ना, अधिकतर देख लीजिए 10 महीने 10 दिन, 10 महीने 10 दिन, 10 महीने 10 दिन, ऐसे करके भैंसें ले रही है। इसीलिए मैंने 10 महीने 10 दिन लिख दिया। बाकी 10 महीने फिक्स होते हैं। आपको अगर कोई पूछे तो आपको 10 महीने बताने हैं, ठीक है। और गाय के लिए 9 महीने। यह है मैटर गाय और भैंस का नॉर्मल डिलीवरी टाइम का। अब अगर इस टाइम से जो 10 महीने हैं, इस 10 महीने से अगर कोई गाय भैंस 15 दिन पहले डिलीवर्ड हो जाती है, 15 दिन पहले अगर डिलीवर्ड हो जाती है, 15 दिन पहले बच्चा दे देती है, तो उसे हम अबॉर्शन कहते हैं कि ये इसका अबॉर्शन हुआ है। और अगर मान लीजिए कि वो 10 दिन पहले अगर बच्चा देती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी मानी जाती है। यानी 10 दिन में 10 दिन अगर छोड़ती है गाय, 10 दिन अगर छोड़ती है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इसका अबॉर्शन हुआ है 10 महीने में। अब यहाँ पर प्लस माइनस 10 दिन, दोनों में ही इस बात का आप ध्यान रखें कि प्लस माइनस 10 दिन हो सकता है। तो 10 महीने अगर मान रहे हैं
तो प्लस में 10 करें तो 10 महीने 10 दिन हो गए, और माइनस में अगर हम जा रहे हैं तो 10 महीने में 10 दिन अगर कम है तो वो एकदम से नॉर्मल डिलीवरी गिनी जाती है। अब अगर मान लीजिए कोई 9.5 महीने पे भैंस या 8.5 महीने पे गाय ने अगर बच्चा दे दिया है, उसे हम कहते हैं कि भाई इसने अधूरा बच्चा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर +-10 तो ये तो नॉर्मल है, +-10 क्या है, ये है नॉर्मल, तो इसे आप नॉर्मल माने। अब अधूरा बच्चा, इमैच्योर बेबी, तो अधूरा बच्चा कौन सा होता है? अधूरा बच्चा वो होता है जो अंतिम महीना लगने के बाद कोई बच्चा पैदा होता है और वो जीवित पैदा होता है। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? आप लोग उसमें हो गए नहीं ना? आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ बताएं, मैसेज प्लीज़, आवाज़ आ रही है? ओके ओके, बहुत बढ़िया, सबके मैसेज साथ आ गए। तो अधूरा बच्चा कौन सा कहेंगे? अधूरा कहेंगे अंतिम महीने में अगर कोई गाय भैंस बच्चा देती है और बच्चा जीवित है, उसे हम अधूरा कहते हैं। तो अधूरा बच्चा कौन सा होगा? अंतिम माह में, अंतिम माह में, अब अंतिम माह में डिलीवरी, अंतिम माह में अगर डिलीवरी होती है और वो डिलीवरी कैसी होती है? बच्चा जीवित रहता है, अंतिम माह में डिलीवरी होती है तो उसे हम अधूरा बच्चा कहते हैं। बच्चा अगर जीवित है तो उसे हम अधूरा बच्चा कहते हैं। अंतिम माह कौन सा होगा? 10वां महीना भैंस के लिए और 9वां महीना गाय के लिए। यानी गाय के लिए क्या हुआ, आज मेरे पास एक बिहार से फ़ोन आया कि सर आपके वहाँ पर हमारे यहाँ पर फ़र्क है। मैं क्या फ़र्क है भाई? कि हमारी जो बर्बरी बकरियाँ है ना सर, 6 महीने से भी आती है, ये सॉरी बर्बरी और ब्लैक बंगाल। अरे मैं क्या होता है क्या 6 महीने? हाँ सर 6 महीने से भी आती है। सभी कहते हैं बड़े बुजुर्ग भाई 6ठा महीना अब ब्याएगी। अरे मैं क्या यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है, बर्बरी हमारे यहाँ है वही आपके यहाँ है, ऐसा थोड़ी है 5 महीने से ब्याएगी, 6 महीने से। 6 महीने से नहीं, वो एक्चुअली क्या कहते हैं गाँव वाले कि 6ठा महीना लग गया है। क्या बोलते हैं कि 6ठा महीना लग गया है। तो ये 6ठा महीना लगने वाली जो बात है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। कई बार जो है वो गांव वाले पशुपालक हमें भी भ्रमित कर देते हैं कि साहब 10वां महीना लग गया। हाँ तो 10वां लगा है मतलब 9 महीने की हुई है। इस चीज़ को आप पूरा एकदम से ध्यान रखें, 10वां लगने का मतलब 9 महीने की हुई है। तो ये 9 महीने वाली बात आप कन्फर्म दिमाग में रखें, और उसके हिसाब से जो है अंतिम महीना कौन सा होगा? तो 9वां महीना लग गया इसका मतलब गाय के लिए अंतिम है, और 10वां महीना लग गया इसका मतलब भैंस के लिए अंतिम है। तो उसे हम कहते हैं अधूरा बच्चा। अब अबॉर्शन कौन सा होगा? मेरी भाषा में गर्भपात। गर्भपात कौन सा होगा? गर्भपात होगा इन दो के अलावा जो भी होता है ना, वो सब गर्भपात होता है। ठीक है, यानी अंतिम महीने में अगर बच्चा जीवित नहीं है तो भी हम गर्भपात कह देते हैं उसे, और 8वें महीने में 7वें महीने में कभी भी बच्चा जो है वो बाहर गिरा देती है तो उसे हम गर्भपात कहते हैं। अगर वो बच्चा जीवित रहता है तो वो हो जाता है अधूरा बच्चा, अदरवाइज हो जाता है गर्भपात। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही रहेगा। ये होता है किसी भी माह में, ये किसी भी माह में हो सकता है। दूसरे महीने के बाद, दूसरे में हमें पता है बच्चा दिखेगा हमें, तो दूसरे महीने के बाद जब भी होगा वो सब गर्भपात होगा, और पहले होगा वो होगा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। क्या बात है, आवाज़ कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? यहाँ से तो यार सब सही है। तो वो होगी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। तो इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का मतलब होता है शुरुआत में ही मौत हो जाती है एम्ब्रियो की, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरी जेब में डाले हुए हैं, चेक कर लिया, सही है। आवाज़ गूंज रही है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है यार। नहीं, सही है, गूंज भी नहीं रही है, सही, उसमें तो सही है ना। गूंजने का ऐसा है, हो सकता है कि फ़ैन चला रखा है हमने, है ना, और इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर गर्भपात में यानी अबॉर्शन में और प्री मैच्योर बेबी में
फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है। प्री मैच्योर बेबी जो होगी वो जीवित रहेगा, और अबॉर्शन होकर के कोई बच्चा गिरा देती है उसे हम अबॉर्शन कह देते हैं। ज़्यादा इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अबॉर्शन किसी भी माह में हो सकता है। प्री मैच्योर बेबी अगर अंतिम महीने में बच्चा गिराया है और बच्चा जीवित है तो उसे हम प्री मैच्योर बेबी कह देते हैं, और नॉर्मल ±10 पे हम उसको नॉर्मल कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कंप्लीटली मैटर। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई गर्भपात को तो हमने देख लिया, लेकिन यार इस गर्भपात के पीछे कारण क्या है? ये बहुत बड़ा मैटर है और जिसे हमें अच्छी तरीके से समझना भी पड़ेगा कि आखिर गर्भपात के पीछे कारण क्या है। तो अबॉर्शन कोजेस, कारण क्या क्या है? अब इनको अगर आप समझ लेंगे ना तो काफ़ी हद तक जो पशुपालक भाई अभी देख रहे हैं तो उनके लिए तो समस्या सारी सॉल्व हो जाएगी। नंबर 1 जो कारण है वो है संक्रमण का। नंबर 1 अगर हम कारण लें तो वो कारण है संक्रमण। तो भाई संक्रमण तो कई प्रकार के होते हैं यार, तो मैं ऐसा करता हूँ इन सभी संक्रमण को अलग अलग कर देता हूँ। तो नंबर 1 कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो नंबर 1 पर हम ले रहे हैं भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब भाई कौन कौन से बैक्टीरिया है जो गर्भपात करवाते हैं? काफ़ी लोग आप में से जानते भी हैं। नंबर 1 बीमारियों के नाम लिखवा देता हूँ, बाकी बीमारियाँ सारी की सारी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। तो नंबर 1 है वो है विब्रियोसिस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो उदाहरण है विब्रियोसिस का, और ये बहुत ही बड़ा मैटर है भाई। तो नंबर 1 पर हम ले रहे हैं फर्स्ट, और वो है विब्रियोसिस। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और विब्रियोसिस में एक्चुअली तीसरे से चौथे महीने में अबॉर्शन होता है। तीसरे से चौथे महीने में। तो कब होगा? तीसरे से चौथे महीने में। तो कहीं पर भी अगर तीसरे से चौथे महीने में अबॉर्शन हुआ है, इसका मतलब भाई विब्रियोसिस हो सकता है। सेकंड सबसे बड़ा जिसका हमें भी डर लगता है, और वो है ब्रूसेलोसिस। तो सेकंड हम ले रहे हैं वो है ब्रूसेलोसिस। अब ब्रूसेलोसिस में कब होता है भाई गर्भपात? आपको पता है अंतिम तिमाही में होता है। अंतिम तिमाही में तो 6 महीने से ऊपर ऊपर जो होता है ना वो सारा इसमें हो सकता है। तो ये लिख लेते हैं यार, 6 से 9 माह में इसमें गर्भपात हो जाता है ब्रूसेलोसिस में। इसके अलावा एक और है लेप्टोस्पाइरोसिस, है ना। ये लेप्टोस्पाइरोसिस में कब होता है भाई गर्भपात? लेप्टोस्पाइरोसिस। और लेप्टोस्पाइरोसिस में कब गर्भपात होता है? कौन कौन बताएंगे? किसी को पता है लेप्टोस्पाइरोसिस में गर्भपात कौन से महीने में होता है? कोई बात नहीं। लेप्टोस्पाइरोसिस में गर्भपात कभी भी हो सकता है, कभी भी। यानी जब भी लेप्टोस्पाइरोसिस होगा उस समय गर्भपात हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी माह में हो सकता है लेप्टोस्पाइरोसिस में। एक और होता है यार साल्मोनेलोसिस, और साल्मोनेलोसिस में भी यही प्रॉब्लम होती है। साल्मोनेलोसिस। तो साल्मोनेलोसिस की भी वही कहानी है, कभी भी गर्भपात हो सकता है। ये सारे जो कारण अवगत करा रहा हूँ ज़्यादा डीपली मत लेना कि और ऐसे तो हम किस किस को पता करेंगे और क्या क्या करेंगे, लेकिन भाई करना पड़ेगा यार। अगला जो मैटर है, आपने नाम सुना होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टीबी का नाम सुना होगा, है ना। ट्यूबरकुलोसिस। और एक बैक्टीरियल में और है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, वो भी इसी में आता है। HS ब्लैक वाटर भी आता है भाई। तो यहाँ पर है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। नॉर्मली अगर किसी भी गाय भैंस को अगर टीबी हो रखी है ना तो भाई वो गर्भपात करवा देगी। तो ये भी है। और कब होगा? टीबी में भी कभी भी हो सकता है। जब टीबी हो गई तो उसी समय हो सकता है जब बीमारी हो, ठीक है। इसके बाद जो छठा रीज़न है
वो है HS का। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, कोई छुपी हुई बात नहीं है। HS और BQ जो है दोनों एक साथ चलती है। ब्लैक क्वार्टर, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये जिनको हो जाती है ना, तो वहाँ पर भी अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ एक कंडीशन में अगर समय पे इलाज होता है तो हम अबॉर्शन को रोक सकते हैं। बाकी अबॉर्शन की शिकायतें होने की संभावना काफ़ी हद तक इन सभी बैक्टीरियल बीमारियों में रहती है। तो ये कुछ ऐसी बैक्टीरियल बीमारियाँ, इनके अलावा भी और है भाई, बहुत सारी है, लेकिन मेन ले लेंगे ताकि जल्दी से इनसे हम उबर जाएंगे। तो ये पहला स्क्रीनशॉट आपके लिए आया है, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा रोहित विष्णु जी कह रहा साहब आपने FMD को छोड़ दिया। अरे भाई FMD वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल नहीं है। ये पहले मैं ले रहा हूँ बैक्टीरियल बीमारियाँ, उनका भी परिचय कराऊंगा आपसे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड आपने कह ही दिया तो FMD का नाम लिखूंगा नेक्स्ट। चलिए फिर, तो दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ कैसे प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से हैं, वही बात बताऊंगा अभी। तो फर्स्ट वायरल में चलिए इन्होंने नाम लिया FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़। भाई बहुत बड़ा मैटर है फुट एंड माउथ डिजीज़ का, और फुट एंड माउथ डिजीज़ में ऐसा होता है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज़ यानी कि एक प्रकार की वायरल बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। जब भी किसी पशु को हो जाती है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन होना तय हो जाता है, और जब भी ये होगी उस समय अबॉर्शन होगा। यानी यहाँ पर भी मैंने बात लिखी नहीं, वो यार कहाँ गया, ये HS और BQ में कभी भी। अब कभी भी कब होगी, इन सब में आपने लिख लिया कि यार सर कभी भी, ये क्या कभी भी है, जब बीमारी होगी तब होगी, है ना। तो जब लिख देते हैं, जब बीमारी होगी उस समय ये मामला होगा। तो FMD में भी वही बात है, कभी भी हो सकता है, कभी भी। ऐसा नहीं है कि FMD अगर किसी को हुई है तो साहब 7वें महीने में अबॉर्शन होगा। क्यों भाई, जिस समय FMD हुई थी 5 महीने की थी तो 5 महीने में हो जाएगा, 8 महीने की थी तो 8वें महीने में हो जाएगा। तो ये भी कभी भी हो सकता है। सेकंड वायरल बीमारी जो है, कई भाइयों ने क्या है अभी वायरल बीमारियां और बैक्टीरियल बीमारियां पढ़ी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सेकंड जो वायरल बीमारी अभी चल रही है भाई LSD। तो LSD में भी अबॉर्शंस हो रहे हैं क्योंकि वायरल बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। नहीं आई लाइट। तो सेकंड है LSD। लंपी स्किन डिजीज, आप जिससे अभी पूरे भारत की क्या पूरे विश्व की गायें जो है वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा तड़प रही है, बहुत ज़्यादा संकट में है। और ऐसी संकट की घड़ी में आप जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ गायों की मदद करें, जितना ज़्यादा हो सके। देसी इलाज हमने बहुत सारे YouTube पर बता रखे हैं, उनको आप बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। प्रिकॉशंस के उपाय आप उनको बताएं कि आप क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो कर सकते हैं, ताकि जो भी गाय को हम माता कहते हैं इंडियंस, और माता के ऊपर जो संकट आया हुआ है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एकमात्र वैक्सीन आई है, मुझे बहुत लज्जा होती है एक छोटी सी बात कहने पे कि हमारे इंडिया की ये हालत है। एकमात्र वैक्सीन को रिकमेंड किया गया गॉट पॉक्स वैक्सीन, और वो भी समाप्त हो गई, मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा उसके लिए भी तानातानी चल रही है। तो जब नहीं मिल रही है तो आप मना करना सीखें कि भाई है नहीं, एक गॉट पॉक्स ही थी, LSD की वैक्सीन तो बिल्कुल है नहीं, एक गॉट पॉक्स वैक्सीन ही है। गॉट पॉक्स वैक्सीन जो है उसका एक उत्तराखंड से स्ट्रेन चल रहा था, वो भी नहीं है, फॉरेन से इंपोर्ट करके वो भी महंगी है। लेकिन लोग यहाँ तक कर रहे हैं, मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आई कि लोग यहाँ तक कर रहे हैं कि कुछ भी लगाओ, ले वो 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, यार कहाँ रखोगे। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आप में से कोई भी अगर वैक्सीनेशन के नाम पे कुछ ऐसा है तो प्लीज़ बंद कीजिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। गॉट पॉक्स वैक्सीन को एक वायल किसी को मिली
अब उस एक वायल के सहारे चल रहे हैं, हाँ लगा रहे हैं। अरे क्या लगा रहे हो यार। और 2-4 लोगों को पकड़ा भी है हमने, और फिर परेशानियां भी हुई है हमारे साथ, 2 दिन से यही चल रहा था। तो ऐसा काम आप ना करें प्लीज़। मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं वो ऐसा काम नहीं करें। अगर गॉटफॉक्स वैक्सीन मिल रही है तो अगले से कहें, अगले से कहें कि भाई आप लेकर के आ जाएं और मैं आपके लिए लगा दूंगा, क्योंकि 30 जानवरों की आती है, 900 रुपये की आती है, इसका ये मैटर है। हालांकि आप खुद लाते हैं तो वो 600 में ही आती है, और अदरवाइज़ वो 900 रुपये में आती है। तो आप उन्हीं को सौंप दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो जितने भी गवर्नमेंट से हैं सब पशुपालक को सौंप दिया, किसी को भी भेज करके लगवा देते हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन ये वैक्सीन के नाम पर जो लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आप में से कोई मत करना, क्योंकि हमें एक और दरबार है ऊपर। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरे भाई, एक दरबार ऊपर और है जहाँ पर हमें जवाब देना है। बछड़ों को लगा सकते हैं, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो जो चीज़ें बताई गई थी ना सब सही है। बछड़ों में भी लगा सकते हैं, बड़ों में भी लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं। 21 दिन बाद इम्यूनिटी आएगी, ये बात भी सच है। क्योंकि आज मेरे पास रिपोर्ट्स आई कि साहब गॉटफॉक्स लगाया था, 15 दिन हुए हैं और बीमारी आ गई, और उसी तरीके से आई है जैसे बाकी में आई। प्रेग्नेंट को आराम से लगा सकते हैं, नो डाउट। प्रेगनेंसी में इतना ध्यान रखें, शुरुआत की जो अवस्था है उसको आप छोड़ सकते हैं 15 या 20 दिन, और लास्ट के जो 1 महीना है वो छोड़ना पड़ेगा। शुरुआत वाला तो हमने नहीं छोड़ा, कहीं पर छुड़वाया नहीं, लेकिन लास्ट वाला जो महीना है उसे आप ज़रूर छोड़ें अंतिम महीने में। बाकी आप आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात LSD, बहुत ख़तरनाक बीमारी जो भी चल रही है, इसीलिए हाँ, दूध देने वाली को आराम से लगाएं, उसका दूध पिएं, नो टेंशन रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक वायरस और होता है जिसमें अबॉर्शन होते हैं गाय भैंस में, और वो वायरस है हर्पेज वायरस। हर्पेज वायरस जब अंदर घुसता है तो ये भी अबॉर्शन करवा देता है। हर्पेज वायरस, तो हर्पेज वायरस की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी आप देख लेना, एक बार लिखवा देता हूँ मैं। हर्पेज वायरस, और हर्पेज वायरस से जो अबॉर्शन होता है ना वो 4 से 6 महीने में होता है, क्योंकि ये स्लो चलने वाला वायरस है। 4 से 6 महीने में ये अबॉर्शन होते हैं, यानी चौथे से लेकर के 6ठे महीने के बीच में हर्पेज की वजह से अबॉर्शन होते हैं। ये मामला है, इतने वायरस है फिलहाल, और भी कोई आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ईश्वर बचाए ना आए तो थोड़ी सी जगह रख देता हूँ, कोई याद आएगा तो और बता दूंगा। तो तीसरा हम ले लेते हैं जिसका सभी को इंतज़ार है, और वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, हाँ, हर्पेज वायरस होता है जिसके बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें पढ़ाऊँगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो है वो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन। प्रोटोजोन जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं जो ख़राब करते हैं? बहुत ज़्यादा। एक होता है ट्राइकोमोनियासिस, आपने नाम सुना होगा, ट्राइकोमोनास का नाम सुना होगा। वही ट्राइकोमोनास जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और तीसरे महीने में ट्राइकोमोनास की वजह से अबॉर्शन होता है, तो उसको लिख देते हैं। चलिए फर्स्ट उसी को ले लेते हैं, ट्राइकोमोनियासिस। तो ये ट्राइकोमोनियासिस नाम की जो बीमारी है ट्राइकोमोनास से फैलती है, और प्रोटोजोल बीमारी है। ये स्लो असर इसका होता है, और तीसरे माह में इसकी वजह से अबॉर्शन होता है। तो 3 माह में अगर अबॉर्शन हो रहा है तो प्रोटोजोआ भी हो सकता है ये, और उधर से हमारे विब्रियोसिस वाले भाई साहब वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये तो दोनों बातें जो है वो हो सकती है। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड जो है वो आपने नाम सुना होगा, सुना क्या फेस किया ही होगा, बबेसियोसिस। भाई बबेसिया भी खतरनाक है। ये जब भी आता है ना तो अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली टेम्परेचर रहता है। किस में रहता है? बबेसिया में, सर्रा में, थाइलेरिया में, ये एनाप्लाज्मा में। ये चारों के चारों खतरनाक है। कोई भी कहता है ना कि साहब एनाप्लाज्मा हो गया और क्या बच सकती है, कि बचने के चांसेस बहुत कम है, इसमें अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए मैंने लिया है कि आप लोग समझ सकें कि ये भी कारण होता है। तो अगला अगर हम लें तो वो है बबेसियोसिस। ठीक है, तो बबेसियोसिस में कब होगा भाई अबॉर्शन? कभी भी हो सकता है। जब बबेसिया होगा
उस समय अबॉर्शन होगा। तो बबेसियोसिस में कभी भी हो सकता है। अगला जो है थर्ड, ट्रिपेनोसोमियोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, सर्रा। तो सर्रा में भी कभी भी हो सकता है, सर्रा में भी कभी भी हो सकता है। इसके बाद चौथा अगर प्रोटोजोआ हम लें तो वो है एनाप्लाज्मा। एनाप्लाज्मा का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, तो एनाप्लाज्मोसिस भी लिख लेते हैं, एनाप्लाज्मोसिस। तो एनाप्लाज्मा में भी कब होगा, कभी भी अबॉर्शन एनाप्लाज्मा में भी हो सकता है। पांचवा अगर हम लें तो पांचवा जो है वो है थाइलेरियोसिस। ये भी बहुत बड़ा है भाई, थैलेरियोसिस, थाइलेरियोसिस। इसमें भी जब कोई प्रेग्नेंट को हो जाता है तो चांसेस बहुत ही कम रहते हैं बचने के, अबॉर्शन हो ही जाता है, और ये भी कभी भी हो सकता है। ठीक है, यानी जब बीमारी आए, ये मामला है भाई। ठीक है, तो जब भी बीमारी आएगी उस समय हो सकता है। तो ये प्रोटोजोआ है और ये वायरस है जो प्रभाव डालते हैं और अबॉर्शन हो ही जाता है। सही है सब, ठीक है। और इसके बाद देखिए, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सही है ना। अगला जो है, अब यहाँ जो मेन इन्फेक्शंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, और क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। इसके अलावा फंगस, फंगल इन्फेक्शन भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो उसको भी हम ले लेते हैं अबॉर्शन कोजेज में। अगला कितना नंबर आया, चौथा आया क्या, और वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शंस, तो फंगल इन्फेक्शंस में एक ही है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसमें अबॉर्शन होना तय होता है, और वो है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो है ये अकेला खतरनाक है भाई, इसमें बुखार कंटिन्यूसली बना रहता है, तो ये भी इसी श्रेणी में आता है, तो इसको भी ले ही लेते हैं। तो ये है एस्परजिलोसिस। तो एस्परजिलोसिस जब हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम लें और कारण, तो वो होता है हार्मोनल कारण। अब ये संक्रमण तो सारे सलट गए, और पांचवा जो कारण मैं ले रहा हूँ वो है भाई हार्मोनल कारण। हार्मोनल, इसको भी ले ही लेते हैं क्योंकि ये भी रीज़न होता है। हार्मोनल कारण भी भाई बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, आपको पता है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, रिपीट ब्रीडिंग की होम्योपैथी, चलो बताएंगे, अभी थोड़ा सा अबॉर्शन बता देता हूँ, वो बताएंगे। तो हार्मोनल जो रीजंस है, हार्मोनल में नंबर 1 पर जो आता है वो आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये गड़बड़ कर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपको पता है 2 जगह से मेनली निकलता है, एक तो सीएल से निकलता है, एक प्लेसेंटा से निकलता है। तो दोनों में अगर कहीं पे भी कोई व्यवधान हुआ है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी अबॉर्शन की। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम है तो भाई अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, यानी इसका तो कम होने की वजह से, ये डिफेक्ट कब करता है, कम होने की वजह से अबॉर्शन होता है। तो सेकंड जो होगा वो लिखता हूं मैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन, 1 मिनट से ही लिख देता हूं, ये प्रोजेस्टेरॉन आ गया, एस्ट्रोजन। सेकंड, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो अगर बढ़ गया मान लीजिए, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ना, और एस्ट्रोजन हार्मोन कब बढ़ता है, जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है तो एस्ट्रोजन बढ़ता है। ये दोनों भाई साथ साथ चलते हैं, यानी इसमें आप एफएसएच को भी साथ में जोड़ दीजिए एस्ट्रोजन के, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो परेशानी करेगा ही करेगा। इसके अलावा एक और है जो डिस्टर्ब कर सकता है, मेजर हार्मोन्स की ही हम बात कर रहे हैं, और वो है भाई ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है तो ऑक्सीटोसिन गर्भाशय का संकुचन करवाता है। तो गर्भाशय का संकुचन अगर ऑक्सीटोसिन करवाएगा
तो भाई ऑक्सीटोसिन से भी प्रॉब्लम होगी। ये हो गया। इसके अलावा PCF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको भी ले लेते हैं हम। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हार्मोन होते हैं, ये ऑक्सीटोसिन बढ़ना, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन उपस्थित होना, यानी ये बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीटोसिन हल्का सा लेवल रहता है तो वो बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन एनालॉग्स तो अगर थोड़ा बहुत भी आ गया ना, उपस्थिति भी रहा तो गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इतने सारे जो हार्मोन्स है उनकी वजह से भी भाई अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई हार्मोन आपको याद आ रहा है क्या? ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो शरीर में से निकलते हैं, इनकी वजह से अबॉर्शन होता है। तो इनके अलावा कोई याद आ रहा है क्या आपको? प्लीज बताएं, इनके अलावा कोई है? कौन बताएंगे? इनके अलावा भी कोई है क्या जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। इनके अलावा इनके जितने भी एनालॉग्स होते हैं उनकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। अब ये एनालॉग क्या है भाई? एनालॉग का मतलब होता है एनालॉग्स का मतलब होता है कि इन सभी को सिंथेटिक रूप से बनाया गया हो, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। प्रोजेस्टेरॉन का एनालॉग जो है वो तो करेगा नहीं, ठीक है, वो करेगा नहीं। एस्ट्रोजन का एनालॉग कर देगा, एस्ट्रोजन मार्केट में मिलता है, आप लगाओ तो भाई अबॉर्शन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का मिलता है मार्केट में, लगाओ अबॉर्शन हो जाएगा। एफएसएस का मिलता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का तो सबसे खतरनाक एनालॉग जो प्रेग्मा है, क्लोपास्टेनॉल, तो ये गड़बड़ कर सकता है। तो इनके जितने भी एनालॉग्स होते हैं उनको भी हम इसी श्रेणी में, एनालॉग्स, इनको भी इसी श्रेणी में लेंगे, इन सभी के, यानी एनालॉग्स जो होते हैं वो भी परेशान कर सकते हैं। इन तीन के, 1 2 3, इनके एनालॉग्स जो है वो अगर गलती से लग जाए तो परेशान कर सकते हैं, ठीक है। एनालॉग इन सभी के गलती से। ये हुआ है 5वां कारण, हार्मोनल कारण। अब भाई छठा क्या है? 5वां हार्मोन्स तो आपने देख लिया। इसके बाद छठा सबसे बड़ा जो कारण है उसी को ले लेते हैं पहले। अबॉर्शन कॉजेज हम ले रहे हैं, छठा नंबर है, और वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स, CNC डेफिशिएंसी। विटामिन्स एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी, भाई ये भी बहुत प्रभाव डालती है, विटामिन और मिनरल की कमी। तो विटामिन मिनरल का तो आपको पता ही है। मेनली अगर हम देखें कि साहब कौन कौन से विटामिन मिनरल है जो जिनकी वजह से होता है, तो विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन ए और ई, ये दोनों विटामिन हैं जिनकी कमी की वजह से अक्सर अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा मिनरल में अगर लें तो देखो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये 3 तो बहुत मुख्य है, सेलेनियम की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ है, बाकी तो देखो थोड़े थोड़े तो सभी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत अच्छे मात्रा में होंगे तब जा कर के पूरा काम, ठीक है। तो ये है, तो विटामिन ए, ई, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और सेलेनियम, ये भी है भाई जो गड़बड़ करते हैं और इनकी भी हमें पूर्ति करनी चाहिए, जिनकी वजह से फिर एबॉर्शन नहीं होते हैं। तो हल्की सी बात। उसके बाद 7वें नंबर की जो बात होती है वो होती है कि एक हमने फैक्टर देखा यार, आनुवंशिकता। कई बार जो है वो जेनेटिक इफेक्ट भी होता है कि कई गाय वैसे ऐसी है जो आपको भी कभी मिली होगी कि इसकी माँ भी साहब 2-3 बार गैप डालती थी, फिर सफाई करते थे, फिर कंसीव होती थी। ये भी इसी रास्ते से चल रही है। तो आनुवंशिकता, जेनेटिक्स भी इसके पीछे प्रभाव डालती है। तो ये हम लिखते हैं आनुवंशिकता। तो ये भी भाई प्रभाव डाल सकती है, जेनेटिक्स भी। तो ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी भी माँ द्वारा अबॉर्शन किया जा रहा है, बार बार अबॉर्ट हो रही है, तो उसकी बच्ची जो है वो भी अबॉर्शन कर सकती है।
ये भी है। इसके अलावा अगला जो कारण, धीरे धीरे मैं सभी कारणों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला जो कारण है चोट। भाई चोट की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। चोट की वजह से, अगर मान लीजिए कहीं पर भी चोट लगी है, कोई दूसरे पशु ने चोट मार दी या पशु गिर गया, कोई भी कारण हो सकता है, इंजरी कैसे भी हो सकती है, तो चोट का भी बहुत बड़ा कारण है। तो इसको भी हमें साथ में लेके चलना है कि अगर चोट हो गई भाई तो परेशानी हो सकती है चोट के कारण, बिल्कुल। इसके अलावा छोटे छोटे कारण सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा 9वां जो कारण है ना, वो कारण है कि अगर आपने हीट में लाने की कोई दवा या ऐसी दवा जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, वो अगर आपने इस्तेमाल कर ली तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर एक ही बात लिखेंगे हम, और वो लिखेंगे प्रेगनेंसी अनसेफ मेडिसिन यूज। यानी प्रेगनेंसी अनसेफ मेडिसिन का अगर आपने यूज कर लिया तो भाई परेशानी हो सकती है। और जिनमें बड़े बड़े जो नाम आते हैं उनमें आते हैं, एक तो स्टेरॉइड आते हैं, सारे ही उसमें अलग से स्टेरॉइड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेक्सा भी इसमें आ जाएगा, प्रेडनी भी इसमें आ जाएगा, बेटामेथासोन इसमें आ जाएगा, और ट्राइमसिनोलॉन भी इसमें आ जाएगा। एक आइसोफ्लूइड है जो कभी कभी फ़ायदा कर देता है, बाकी तो सारे के सारे जो है वो अनसेफ है, ठीक है। तो ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा जो है PGF2 अल्फा एनालॉग्स। तो PGF2 अल्फा के एनालॉग क्या क्या है? वही प्रेगमा हो गया, ल्यूटिलाइज हो गया, वेटमेट हो गया, ये सारे के सारे अगर आप लगा रहे हैं तो भाई डाइनोफ्रॉस्ट और क्लोपेस्टेनॉल, तो ये एनालॉग्स जो है वो भी अगर आपने लगा दिए गलती से तो ये तो करेंगे ही करेंगे। NETC और भी बहुत सारे हैं प्रेगनेंसी अनसेफ मेडिसिन्स जो नुकसान करती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें और इस तरीके से इस्तेमाल करें तो गर्भपात नहीं होगा। तो गर्भपात के पीछे रीज़न हम दवाइयों का भी कह सकते हैं कि दवाइयों की वजह से गर्भपात हुआ है। इसके अलावा अगला जो कारण है जो मैंने लिया है वो है ओवरहीट। कई बार क्या होता है कि जो भी गाय हैं वो अपने आप, उनके शरीर में ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है कि उनकी जो हीट है अंदर की वो बढ़ जाती है, ओवर हीट हो जाती है, टेम्परेचर एनी टाइम उनका बढ़ा हुआ रहता है। तो ओवर हीट की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा 11वें नंबर पर है वो है पीडी सही ना होना। अब ये पीडी सही नहीं होने के पीछे कई रीज़न है। अगर आपने सही तरीके से पीडी नहीं की तो आप PGF2 अल्फा को निकाल सकते हैं, आप CL को तोड़ सकते हैं, है ना, आप फिटस को डेट कर सकते हैं। कई प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो पीडी से होती है, जो मैंने आपको पीडी से पढ़ाया था। तो कंप्लीटली ये बातें बताई थी कि आपको पीडी करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन पूरी बातों का आप ध्यान रख करके करेंगे तो भाई सही होगा, अदरवाइज़ मामला ख़राब हो सकता है। तो इसका भी आप ध्यान दें, पीडी जो है ये ख़राब कर सकती है। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक अलग से ही पॉइंट बना दिया और वो है AI इन प्रेगनेंसी। ये है तो पीडी से रिलेटेड बिंदु ही, लेकिन भाई इसको अलग से आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए अलग से लिख रहा हूँ कि भाई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखें। 12वां पॉइंट। इसके बाद जो 13वां पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो 12 पॉइंट तक आ गए कि अगर पीडी आपने गलत कर दी तो दिक्कत है। इसके अलावा अगर मान लीजिए बुल जो है, बुल ने कई बार क्या होता है कि AI करना ही ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि बुल अगर माउंट कर गया है, कई बार जो बुल परेशान करते हैं ना, बुल माउंट करते हैं तो उनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो यह अबॉर्शन हो जाता है।
तो बुल का भी मैं कारण यहाँ पर ले लेता हूँ कि बुल कई बार ग्याबिन के पीछे हो जाते हैं और फिर परेशानी कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन का हो गया, ओवर हीट का हो गया। इसके अलावा अगर हम लें तो भाई मेडिसिन में ही आती है डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन। ये भी दो बिंदु है जो परेशान कर सकते हैं। अगर गलत मेडिसिन दे दी गई डिवॉर्मिंग की तो दिक्कत होती है। कई वैक्सीन ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी अनसेफ होती है, अगर वो लगा दी गई तो दिक्कत हो सकती है। तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं या साथ में लिख देते हैं, डिवॉर्मिंग एंड वैक्सीनेशन। में गलत दवा, अगर गलत दवा का इस्तेमाल किया गया है तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो रिकमेंडेड जो वैक्सीन्स होती है उनको लगाना चाहिए, और डिवॉर्मिंग जो है, जो रिकमेंडेड है कि भाई प्रेगनेंसी में यही दो, वही देनी चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ भाई फ़ायदे के चांसेस ज़्यादा है, नुकसान, फ़ायदे के चांसेस जो है वो कम है, नुकसान के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा एक रीज़न हमने और भी देखा है अबॉर्शन होने का, और वो है टॉक्सिसिटी। आपने कभी नोट किया होगा कि कोई टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं जिसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, जिसका अन्य नाम थोड़ी सी भिन्नता ज़रूर है, अन्य नाम जिसका पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। कई प्रकार की ऐसी पॉइजनिंग्स हैं जो हो जाती है ना, पॉइजन्स, तो पॉइजनिंग होने की वजह से भी गैप जो है वो डाल सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसको भी आप आराम से लें, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक इसका और भी कारण है, 16वां जो कारण है, और वो है कंटिन्यूसली, अगर मान लीजिए कि किसी को भी कंटिन्यूसली खांसी हो रही है, किसी भैंस को कंटिन्यूसली अगर खांसी हो रही है तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। कफिंग अगर हो रही है, खांसी, कई भैंसों में हमने देखा है जिसको खांसी है ना, उसको लगता है, हम कह के आते हैं भाई अब वो प्रोजेस्टेरोन लगवा लेना यार। हाँ, नहीं, टीबी अलग है, लेकिन टीबी के अलावा भी कई ऐसी रीजंस होती है, जैसे ड्रेंचिंग निमोनिया किसी को हो रखा है, पुराने टाइम से ड्रेंचिंग है, तो वो यूँ खांसती है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी गाय भैंस अगर आपको मिले तो वहाँ तुरंत जा कर के कहें कि भाई प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगवा लेना, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा एक रीज़न और भी हमें मिलता है, और वो रीज़न मिलता है कि कई ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो अगर हो जाती है तो फिर परेशानी हो जाती है। जैसे मेटाबॉलिक डिजीज़ की छोड़िए यार, डाइजेस्टिव डिजीज़ भी ले लीजिए, जैसे आफरा आ गया सा, तो कई बार जो अन्य बीमारियां जो है ना उनकी वजह से भी हो जाती है, जैसे टिम्पनी। किसी भी गाय भैंस को अगर टिम्पनी हो रखी है तो भाई चांसेस बन रहे हैं कि ये हो सकता, या इन्फेक्शन में भी कई बार ऐसा होता है, इन्फेक्शन या लाइट आ गई है, एसिडोसिस। तो एसिडोसिस अगर मान लीजिए कंटिन्यू रहा, अंदर पानी भरा हुआ, एल्कलोसिस। डायरिया को भी ले लीजिए, अगर ज़्यादा टाइम तक अगर डायरिया हुआ है तो भाई वो भी परेशान कर सकता है ना। तो ये भी चीज़ें हैं जो परेशान कर सकती है, इतनी सारी चीज़ें परेशान कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें, एल्कलोसिस, डायरिया, ये तो आ ही गई है। अगला एक कारण रखें तो रख रखाव में अगर कमी रहती है, रख रखाव में कमी, तो ये भी एक फैक्टर है। पानी सही टाइम पर नहीं मिल रहा है, खाना सही टाइम पर नहीं मिल रहा है, जिस जगह बैठी है वो जगह उबड़ खाबड़ है, या मान लीजिए कि उसे कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सर्दियों में सर्दी लग रही है, कोई परवाह कर नहीं रहा है, तो रख रखाव की अगर कमी हो तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और इसी से रिलेटेड एक बिंदु जो मेरे दिमाग में आ रहा है, गर्म तासीर अगर खिलाई जाए, गर्म तासीर की मान लीजिए कोई चीज़ आपने खिला दी, गर्म तासीर की लगातार खिला दी, तो भाई परेशानी हो सकती है। गर्म तासीर का खाना खिलाना
ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा एक रीज़न हमने जो देखा है कि मान लीजिए किसी प्रेग्नेंट जानवर के पीछे डॉग पड़ जाए, सियार पड़ जाए, जंगली जानवर पड़ जाए, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। कोई कुत्ता मान लीजिए लगातार भागता है तो उसकी वजह से एकदम से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को मैं हालांकि अलग लूँगा, तो वो भी है कारण, वो है डॉग्स या अन्य जंगली जानवर। डॉग या अन्य जंगली जानवर जो है उनका पीछे भागना या उनके डर से भी अबॉर्शन हो सकता है। ये भी एक कारण जो है वो इसमें बनता है। इसके अलावा लंबी बीमारी, कोई भी बीमारी अगर लंबी चल रही है, हालांकि मैंने सबको कवर किया है, लेकिन इनके अलावा भी कोई बीमारी अगर लंबी चल रही है मान लीजिए, तो भाई वो परेशान कर सकती है। चाहे कोई सी भी बीमारी, एक छोटी सी बीमारी भी अगर लंबी चल रही है, जैसे माने हम इंडाइजेशन के साहब, इंडाइजेशन की बीमारी है जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, जो लंबी चल रही है कंटिन्यू, तो इंडाइजेशन की बीमारी में भी गर्भपात हो सकता है। तो कोई भी ऐसी बीमारी जो लंबी चलने वाली हो, उसमें गर्भपात होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। लंबी बीमारी में गर्भपात की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहेगी, तो इसको भी आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा चौड़ा, उसको ही ले लेते हैं, और वो है स्ट्रेस। लंबी बीमारी हो गया। 22 नंबर पर स्ट्रेस, इसको थोड़ा सा गौर से लेना। तनाव, ये तनाव भी अबॉर्शन का कारण बनता है। अब ये तनाव किस किस चीज का हो सकता है भाई, सोचो। तनाव हो सकता है डीजे का। डीजे जानते हैं आप? डीजे, तेज साउंड, है ना? तो तेज शोर या साउंड का भी तनाव हो सकता है। तेज शोर, तेज साउंड अगर आ रही है कहीं से भी कंटिन्यूसली, तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो ये, हाँ बिल्कुल, तो तेज शोर की वजह से हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस कौन सा होगा? हीट वाला, गर्मी। हाँ डीजे रवि, वही गर्मी का स्ट्रेस हो सकता है। तो हीट, स्ट्रेस और स्ट्रोक, ये दो होते हैं ना भाई, लिख देते हैं यार दोनों ने। हीट स्ट्रेस या स्ट्रोक दोनों ही परेशान कर सकते हैं गर्मी। अब ज़रूरी नहीं है भाई हीट का भी स्ट्रेस हो, जाड़े का भी स्ट्रेस हो सकता है, गर्मी के अलावा ठंड का भी स्ट्रेस हो सकता है, तो कोल्ड स्ट्रेस। ठीक है, इसके अलावा बारिश का भी हो सकता है भाई, रेन स्ट्रेस, बारिश का भी स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत बड़ी चीज़ है। कई भाई हाँ ले लो कोई बात नहीं, गया भी नहीं तो क्या हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी स्ट्रेस जो है वो पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप जानते ही हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम ले जाते हैं ना भाई, तो वहाँ पर भी, हाँ साउंड क्लियर नहीं है यार, आ रही है सबको आ रही है, एक ही मैसेज आया काफ़ी देर से साउंड का। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा कई पशुओं में जगह का जो बदलाव होता है, मौसम का जो बदलाव होता है, वो भी खराब कर सकता है। मौसम या जगह का बदलाव, इसको भी हम ले लेते हैं। मौसम का बदलाव, मौसम जब बदलता है ना, तो उस समय कई प्रकार के स्ट्रेसेस परेशान कर सकते हैं। उससे हो सकता है जगह का बदलाव। इसके अलावा एक आपने स्ट्रेस देखा बहुत ही अजीब, और वो है मक्खी मच्छर का स्ट्रेस। मक्खी मच्छर का स्ट्रेस, ये होता छोटा सा है। मक्खी मच्छर की वजह से जो स्ट्रेस होता है ना, ये छोटा सा होता है, लेकिन ये कब अबॉर्शन करवाता है? जब कोई दूसरा स्ट्रेस और साथ में जुड़ जाता है, तब ये अबॉर्शन बहुत करवाता है। तो ये भी एक कारण है जिसको हम लिख सकते हैं।
अब बताइए आपकी तरफ से कोई कारण लग रहे हैं क्या? किस किस को कौन कौन से कारण लग रहे हैं अपनी तरफ से बताइए। इतने सारे कारण मैंने कवर किए हैं, कोशिश की है कि भाई सारे के सारे ही आपको बता दें। बताइए और कोई अगर आपकी नज़र में कारण है तो। कोई कारण है इनके अलावा? डेक्सोना, डेक्सोना को तो ले लिया यार, डेक्सोना तो वो स्टेरॉइड हो गया ना। कुछ बचा ही नहीं है मोहित जी, मिश्रा जी। कीटोसिस, देखिए कीटोसिस, B1 डेफिशिएंसी, ये विटामिन्स की कमी में आ जाते हैं सारे ही। कीटोसिस जो है वो आ जाता है इसके ग्लूकोज की कमी में, तो वो अलग मैटर है। गलत मैनेजमेंट हो गया, रख रखाव लिख दिया हमने। रख रखाव का डॉक्टर साहब पहले लिखा है हमने, रख रखाव में कमी, ये मैनेजमेंट ही तो है ना। ये उसको बोलते हैं मिस मैनेजमेंट। मिस मैनेजमेंट यानी मिस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो मिस मैनेजमेंट भी इसी में आता है जो हमने लिख लिया। और बताइए और कोई कमी आपको लग रही है कि कौन सी चीज़ है जिनकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, हाँ जोर से उठना बैठना ये सब आ जाता है, गिर जाना चोट में आ जाता है, इंजरी हमने लिया है कि जोर से बैठना, जोर से। और रख रखाव में अगर देखें तो वो उबड़ खाबड़ जगह वाला जो मैटर है वो भी आ जाता है कि लगातार अगर कोई भैंस उबड़ खाबड़ जगह पर बैठती है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। और चारा जो है, कई चारे पॉइजनिंग करते हैं, जो हमने टॉक्सिन और पॉइजनिंग को लिया है, तो वो भी मैटर हो सकता है। तो आज मैंने फिनिश किया है अबॉर्शन को। अभी हमारे पास थोड़ा सा है समय। हाँ ये ज़रूर है यार, 2 वर्ड आपने जो एक डिहाइड्रेशन का लिखा है, अब मुझे याद आ रहा है एनीमिया भी है भाई, है ना। डिहाइड्रेशन और एनीमिया ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। तो एक नया टॉपिक हमें मिला है, चलो लिख देते हैं इनको भी। तो 22वां स्ट्रेस का हो गया और 23वां जो है डिहाइड्रेशन और एनीमिया, यानी खून में खून की कमी या खून में पानी की कमी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है डिहाइड्रेशन या एनीमिया। एनीमिया हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन हो सकता है। एनीमिया हो गया यानी खून की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन मतलब खून में पानी की कमी हो गई। हालांकि ये होता तो किसी ना किसी बीमारी की वजह से ही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो भाई गड़बड़ हो सकती है। तो ये सारे कारण मैंने आपको अबॉर्शन के बताए। इसके अलावा अबॉर्शन तीसरे महीने में कैसे पहचानेंगे बच्चा जीवित है या नहीं है, वो आपको बताया, और अबॉर्शन का ट्रीटमेंट भी आपको बताया। अब आप लोगों के प्रश्न लेने का समय आ गया है भाई। तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, प्लीज़ बताएं। कारणों से रिलेटेड बता दीजिए, या आपने अबॉर्शन को समझा नहीं उससे रिलेटेड बता दीजिए, ताकि कल से मैं आपके लिए प्रोलप्स को ले सकूं। अबॉर्शन के बाद प्रोलप्स, तो कल से प्रोलप्स को लिया जाए। डिलीवरी के पहले अडर नहीं बना रहा है, क्या करें, ये अलग मैटर है, सुबह कॉल कर लेना। अबॉर्शन ट्रीटमेंट, अबॉर्शन का जो ट्रीटमेंट है वो सारा का सारा मैं पहले बता चुका हूँ। अबॉर्शन में आप किस कंडीशन में क्या क्या इंजेक्शन लगाएंगे। अब अबॉर्शन के बाद की जो बात है सारी की सारी वो हम लेंगे आरओपी के समय, जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा उसी को हम अबॉर्शन के टाइम ले लेंगे। तो आराम से वो लगभग सेम सा ही ट्रीटमेंट है भाई। आरओपी में जो आप ट्रीटमेंट करेंगे ना वही आप अबॉर्शन में करेंगे। ठीक है, अबॉर्शन में क्या होगा, आरओपी होती है, तो आरओपी होगी तभी प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर मान लीजिए अबॉर्शन हुआ और बच्चा जो है वो प्लेसेंटा सही थी बाहर आ गया, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, है ना। तो उस समय फिर क्या है, बच्चे सही थी बाहर आ जाता है, तो वही एंटीबायोटिक, वही एनाल्जेसिक, वही हमें लगानी है। ठीक है, ये मामला है। प्रोलप्स में भी अबॉर्शन हो सकता है, बिल्कुल। प्रोलप्स में जोर करेगा तो अबॉर्शन होगा, बच्चेदानी खुल जाती है तो अबॉर्शन हो सकता है। आर्टरीज, वेन्स वगैरह ये अलग टॉपिक्स हैं, कभी आपको अलग स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे उस समय पढ़ाएंगे एनाटॉमी में। ठीक है, बच्चे के लिए क्या है क्या नहीं है। आप तो यहाँ पर तो इतना ही समझ लीजिए, जुगुलर वेन को याद रखिए बस। जुगुलर वेन जो है वो याद रखिए। सोमंत चिंतामणि जी
आर्टरी, वेंस, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ाने लग गया ना तो ये सेशन और भी लंबा हो जाएगा और हमें लंबा करना नहीं है। पीडीएफ जिनके पास नहीं आ रही है वो प्लीज़ मैसेज करें, मैसेज करने से आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, अभी तो आप अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताइए, बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं भाई अबॉर्शन से रिलेटेड, क्योंकि आज अबॉर्शन का मैटर फिनिश कर रहे हैं कंप्लीट। तो लाइए प्रश्न लाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अबॉर्शन के बच्चे को कैसे पहचाने, अंदर जीवित है या नहीं है, और अबॉर्शन को कैसे पहचानेंगे, अबॉर्शन को हम ट्रीट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब अबॉर्शन के बाद का जो इलाज है भाई, अबॉर्शन के बाद का जो इलाज है थोड़ा सा तो मैं लिखवा देता हूँ, अभी समय है, बाकी हम बाद में लेंगे। बिल्कुल एलएसडी में अबॉर्शन होंगे। एलएसडी में जो भी पशु ठीक हो रहा है उसके बाद वो अबॉर्शन कर देता है, क्योंकि वायरल में कंटिन्यूसली बुखार रहता है ना, तो इस वजह से। चलिए तो लिखवा ही देते हैं। पहले अबॉर्शन रोकने के लिए तो हमने प्रयास आपको कंप्लीटली बता दिए हैं, और अब मान लीजिए अबॉर्शन हो गया है तो होने के बाद क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, डिमांड आ रही है सबकी कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी लिखवा दीजिए। सब कुछ बता दिया है तो कोई सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया यार, ये बहुत अच्छी बात है। सब कुछ आप समझ लेते हैं तो फिर मज़ा आ जाता है आराम से। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, देखो अगर किसी पशु का अबॉर्शन हो जाता है तो नंबर 1, आप जो ही अबॉर्शन होता है उस समय अगर आपने अबॉर्शन करवाया है तो बोलस जो आती है फ्यूरेक्स, 4 बोलस फ्यूरेक्स, फ्यूरिया, कई प्रकार की इंट्रायूटराइन बोलस आती है, तो नॉर्मली आप वो इंट्रायूटराइन बोलस जो है वो अंदर रख दीजिए। तो पहला हम ले लेते हैं इंट्रा यूटेराइन बोलस। अबॉर्शन के समय अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो इंट्रायूटेराइन बोलस आप अंदर ज़रूर रखें, जैसे बोलस फ्यूरेक्स, फ्यूरेक्स आती है, फ्यूरिया आती है, 4 बोलस आप रख दीजिए। और 4 बोलस में हम क्या करते हैं कि अंदर जब आप हाथ डालेंगे तो आपको जो हॉर्न मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, ठीक है। और दोनों हॉर्न में थोड़ा सा भिन्न होता है, ठीक है, दोनों हॉर्न में थोड़ी सी भिन्नता होती है। तो उस समय क्या होगा कि जो ज़्यादा बड़ा हॉर्न है उसमें 3 बोलस डाल दीजिए और छोटे वाले में 1 बोलस डाल दीजिए, ठीक है। अगर आरओपी है तो जर निकालेंगे, आरओपी है तो जैर निकालना, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आरओपी है तो जैर निकाल लीजिए, ठीक है। अदरवाइज 3 बोलस बड़े वाले में, 1 बोलस छोटे वाले में, 4 बोलस आप अंदर रख दीजिए। ये अंदर रखनी पड़ेगी वेजाइना में हाथ डाल करके, ठीक है, वेजाइना के थ्रू ही रखी जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। अबॉर्शन हुआ एट प्रेजेंट वहाँ मौजूद हैं आप तो, ठीक है। तो ये हो गया अबॉर्शन। इसके अलावा सेकंड जो ट्रीटमेंट आएगा वो आएगा, और वो होते हैं इक्बोलिक्स। इक्बोलिक्स, अब ये इक्बोलिक्स क्या होता है, बच्चेदानी की सफाई करवाने की दवाएं, बच्चेदानी की सफाई की दवाएं। तो आप बच्चेदानी की सफाई करवाने की दवाएं भी आप ज़रूर दें। और उनमें आप कौन कौन सी दवा देंगे भाई, उनमें देखिए एक आती है दवा एक्सापार आती है, एक आती है हिमरोप, एक्सापार, हिमरोप, पुरानी जो चलती है वो है यूटेरोटोन। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो आप दे देना। इनको डिटेल में भी मैं आपको आरओपी में पढ़ाऊंगा कि यूट्रीवाइव कब देते हैं और एक्सापार कब देते हैं, तो वो ये चीज़ें जो है वो आप दे दीजिए। अब इसमें क्या होगा, देखो जर अगर नहीं गिरती है तो खुराक ज़्यादा देंगे, और जर अगर गिर गई है तो 100 ml बीडी आप दे दीजिए, ओडी या बीडी 100 ml सुबह शाम आप बच्चेदानी की दवा जो है ज़रूर दीजिए। अबॉर्शन हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंप्लीटली सफाई हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि दवा इंजेक्शन रूपी क्या लगाएंगे, 1 नंबर आ गया, 2 नंबर पर है, और वो है इंजेक्शन रूपी आप
क्या लगाएंगे? तो नंबर 1 इंजेक्शन जो है वो अगर दूध का मैटर है और नॉर्मल पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए दूध दे रही है साहब और आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, भाई एंटीबायोटिक तो लगाना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप मॉक्सेल को यहाँ पर जगह दे सकते हैं, आप इंटासेप को यहाँ पर जगह दे सकते हैं। टेजो लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेजो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में से आप एक को इस्तेमाल कर लीजिए अबॉर्शन ट्रीटमेंट। मॉक्सेल को कर लीजिए या इंटासेप टेजो को कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई दूध का मैटर नहीं है साहब, तो आप DCR या ऑक्सी भी लगा सकते हैं अगर दूध का मैटर नहीं है तो ये जो दोनों हैं वो 3 ग्राम भी लिए जा सकते हैं छोटी है तो, और बाकी 4 ग्राम भी लिए जा सकते हैं, जो मैंने पिछले में आपको बताया था कब 3 ग्राम लेना है कब 4 ग्राम लेना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट सेकंड ये होगा कि वहाँ पर पशु ज़रूर जोर करेगा, तो जोर करने के लिए, जोर रोकने के लिए कीटोप्रोफेन या मैग्लूडाइन, कीटोप्रोफेन का कोई सा भी ले लें, अगर फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन ले रहे हैं तो मैग्लूडाइन लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये आप 15 से 20 ml के बीच लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर, तो इसे भी इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए, इसे भी इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए। थर्ड जो इंजेक्शन लगाना है वो लगाना है इंजेक्शन, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हाइब्रिड प्लस लगा दीजिए, टेम्परेचर नॉर्मल है तो उस कंडीशन में आप बेलामिल को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो बेलामिल आप 10 ml बड़ी जो गाय भैंस है उसको लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर, प्लस इसी के अंदर आप CPM जोड़ सकते हैं 10 ml इंट्रामस्कुलर, तो 10 ml आप बेलामिल लगा सकते हैं और 10 ml आप CPM लगा सकते हैं। ये काम भी आप कर सकते हैं, साथ में जोड़ करके ही लगा दीजिएगा। तो मॉक्सेल, कीटोप्रोफेन, बेलामिल, CPM। ठीक है, यही है जिनको हमें इस्तेमाल करना है। नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। जर गिराने का पूरा ट्रीटमेंट जो है ना वो मैं आपको अलग बताऊंगा कि जर के स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं वो हम अलग करेंगे। इस कंडीशन में अबॉर्शन में अक्सर क्या होता है कि जर जो है वो गिरी जाती है, अपने आप ही आ जाती है, अगर नहीं आती है तो उस समय हमें ये काम करना पड़ता है। इसके अलावा एक आपको पता है जहर का एक इंजेक्शन आता है, कौन सा आता है भाई जहर गिराने का इंजेक्शन है? हाँ, अर्गोमेट्रिन का अर्गोवेट इंजेक्शन आता है, मेटल वेट आता है, तो वो आप लगा दीजिए अर्गोवेट 5 ml, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 5 ml आप इंट्रामस्कुलर अर्गोवेट इंजेक्शन लगा सकते हैं और उससे आप जर गिरा सकते हैं। इसी अर्गोवेट के साथ में आप ऑक्सीटोसिन भी लगा सकते हैं। अगर अर्गोवेट नहीं मिल रहा है तो भाई ऑक्सीटोसिन भी बेस्ट है, ये भी अपना काम करता है। तो अर्गोवेट और ऑक्सीटोसिन दोनों भी लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीटोसिन वो आप लगाएंगे 2 ml, ऑक्सीटोसिन कम मात्रा में लगाइएगा 2 ml, और अर्गोवेट जो है वो 5 ml। ये जर के लिए आप लगा सकते हैं, जैसे जो ही अबॉर्शन होता है और अब जर गिरानी है तो आप तुरंत ये लगा करके और जर गिरा सकते हैं। तो जर के लिए आप अर्गोवेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छा है, यूट्रस को यूँ करवाएगा। जब आप जर निकालने जाते हैं ना उस समय भी पहले अगर आप जाते ही घर में गाय भैंस बांध रहे हैं उसी समय ये कर दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अर्गोवेट का जो साल्ट है वो मेथिल अर्गोमेट्रिन है, अर्गोमेट्रिन। ठीक है, जो मैं आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाऊँगा तो कंप्लीट डिटेल से पढ़ाऊँगा, आप डरे नहीं। 1 रिंग डिजोल्व हो गया है तो अबॉर्शन रुक सकता है क्या? देखिए, अगर 1 रिंग अंदर से डिजोल्व हुई है, 2 रिंग बिल्कुल सही है, और आपने अंदर अंगुली डाली, चेक किया कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऊपर से आपने चेक किया, ऊपर से आपने अगर चेक किया तो ऊपर से जब आप चेक करेंगे तब आपने देखा कि फिटस जीवित है। तो अगर एक ही रिंग डिजोल्व हुई है, फिटस भी जीवित है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप प्रोजेस्टेरॉन लगा करके उसे रोक सकते हैं। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पर आपको चुपके से लगाना पड़ेगा, आराम से रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख दोगे इसका साल्ट? कई लोग कह रहे हैं साल्ट लिख दें, चलिए
इसका साल्ट है मैथिल अर्गोमैट्रिन। मैथिल अर्गोमैट्रिन, ये इसका साल्ट है, मैथिल अर्गोमैट्रिन। और मेटल वेट भी आता है, मेटल वेट वो भी आता है, और ये भी आता है मेटल वेट। तो मेटल वेट मिल जाए तो वो लगा देना। इसका आता है मोरवेल का, मोरवेल का मेटल वेट भी आता है और ये भी आता है, दोनों ही बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अबॉर्शन में बिल्कुल ऑक्सीटोसिन जर निकालने से पहले अगर आप लगाते हैं तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है, अंदर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो मैं अपने ट्रीटमेंट में आगे आपको बताऊंगा अभी, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप डरे नहीं। कई भाई कह रहे हैं थोड़ा सा बड़ा लिखें, बड़ा ही लिख रहा हूँ मैं, और राइटिंग तो आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से आपको सब कुछ समझ में आएगा। जिन्होंने क्लास नहीं ली है ना उनके लिए ये भेज दोगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। और कभी भी आपको पता है ये शेयर नहीं करना है। अगर पीडीएफ अगर आपने शेयर कर दी, स्क्रीनशॉट कहीं शेयर कर दिए ना, तो फिर यहाँ से जब आपको ज़रूरत होगी ना उस समय सब भूल जाओगे। मेटल वेट क्या है? मेटल वेट तो यार शायद क्या भूख बढ़ाने का है या क्या करेगा मेटल वेट, एसिडोसिस में लगाने का है, मतलब इस तरीके से आप भूल जाओगे कि मेटल वेट क्या है। नहीं तो याद रहेगा, अरे हाँ जर्नीगिरी मेटल वेट लगाओ। तो वो अगर आप शेयर करोगे तो भूल जाओगे, अदरवाइज बहुत अच्छा याद रहेगा। बड़ी बात है विश्वास की, ठीक है ना, ये बात है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? कुछ एक प्रश्न जब मैं पढ़ा रहा था उस समय 20-20 में आ रहे थे, तो अब बोलिए भाई। जब आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्रश्न लिखिए, इस समय लिखिए। जब मैं पीछे मुंह करके और लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उस समय पीछे आ रहे थे प्रश्न, तो प्लीज़ बताएं कोई प्रश्न अगर है तो। सर अगर किसी एक का अबॉर्शन हुआ है तो मैं किसी और का भी, हाँ ये एक बात बहुत आ रही है कि जो संक्रामक जो होते हैं ना, जैसे विब्रियोसिस हुआ, साल्मोनेलोसिस हुआ, ब्रूसेलोसिस, भाई सबसे बड़ा ब्रूसेलोसिस। तो ऐसे में क्या है कि कंटिन्यूसली एक में हुआ तो दूसरे वाले में भी हो सकता है, तीसरे वाले में भी हो सकता है, वहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। संक्रामक जब होते हैं ना, संक्रामक, तो उस स्थिति में क्या है कि ट्रीटमेंट तो अपने विवेक से करेंगे, लेकिन उस विवेक में कोई लिखना चाहे तो लिख लेना, उस विवेक में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है ना, वहाँ पर नंबर 1 आप प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बच्चा जीवित है तो। नंबर 2 आप एक्शनल का इस्तेमाल कीजिए। प्रेगनेंसी में एक्शनल का इस्तेमाल बहुत बढ़िया रहता है। यूटेराइन जितने भी इन्फेक्शन है उनके लिए एक्शनल बेस्ट है। और प्रेगनेंसी में 3 डोज आप लगाइए, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। तो नुकसान भी नहीं है और अच्छा सॉल्ट भी है और सब दृष्टि से बढ़िया है, तो आप एक्शनल लगवा दीजिए। तो ह्यूमन में ब्रूसेला फैलता है, बिल्कुल। ब्रूसेलोसिस जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो उस समय आपको डराऊंगा बहुत ज़्यादा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस है, वो अगर रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। प्रिकॉशन अगर रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। और बोलिए, रिपीट ब्रीडिंग, हाँ रिपीट ब्रीडिंग के बारे में होम्योपैथी जो बची हुई है और मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो होम्योपैथी का नहीं है भाई, फिर भी कुछ है जो बता दूंगा। प्रोलप्स वाली कब लगा सकते हैं? प्रोलप्स वाली को भी, हाँ प्रोलप्स वाली को लगा सकते हैं। एक्शनल बहुत अच्छा रहता है। प्रोलप्स में अगर हम एक्शनल लगाते हैं तो इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, प्रोलप्स में भी मदद मिलेगी, और फिर प्रोजेस्टेरोन भी लगा सकते हैं, वो अच्छा रहता है। लेकिन नॉर्मली जब अबॉर्शन होता है तो उस समय ये ट्रीटमेंट कीजिए। वहाँ पर ऐसा नहीं कि अबॉर्शन हुआ और चेपो एक्शनल 3-4 दिन तक, नहीं यार ऐसा नहीं करना है, हमें नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है। हाँ मेटल वेट, बिल्कुल मेटल वेट लगा सकते हैं। मेटल वेट हो, अर्गो वेट हो, ये जर गिराने के इंजेक्शन है। एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और मेटल वेट वगैरह हम लगाते हैं ना, तो लगाने के बाद या तो जर गिर जाएगी, और अगर मान लीजिए बाय द वे नहीं भी गिरती है ना, तो जब हम गिराने जाते हैं ना उस समय बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। आराम से आप जो ही हाथ डालोगे, अरे वाह, कोटिलेडन्स जो जुड़े हुए हैं, क्रिंकल और कोटिलेडन, इतने इजी तरीके से टूटते हैं, फटाफट, वाह आनंद आ गया। और नहीं तो फिर वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, अंगुलियाँ दर्द करने लग जाती है। और ये अगर लगाए हुए रहेंगे, एक्जापार दिया हुआ रहेगा, मेटल वेट, ऑक्सीटोसिन ये लगाए हुए रहेंगे ना,
तो बहुत अच्छी हेल्प मिलती है जब आप जर गिराते हैं। तो इसीलिए ये काम पहले कर सकते हैं। कितने दिन ट्रीटमेंट करना है? ट्रीटमेंट ये तो एक ही दिन करना है, ओनली सिंगल डे, एक दिन में काम हो जाएगा। हाँ, दोनों एक साथ लगा सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्गोवेट और ऑक्सीटोसिन। लेकिन डोज ध्यान रखें, ऑक्सीटोसिन को अगर इसके साथ लगाते हैं तो डोज का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 2 ml आपको लगाना है। काऊ बच्चा देने के बाद जहर नहीं गिरा रही है, वो मैं आगे बताऊंगा। जहर निकालने कितने, वो सब चीज़ें आगे होगी। ये तो अबॉर्शन का ट्रीटमेंट ही हुआ है अभी तक, कि अबॉर्शन के बाद आप लगा दें। ये तुरंत ही लगा सकते हैं, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब भी आप पहुँचें उस समय लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताइए, जब पहुँचेंगे तभी करेंगे ना ट्रीटमेंट, और अगर पहले करवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अबॉर्शन में एक्चुअली होता क्या है कि जर आसानी से गिरती नहीं है ना। और अगर मान लीजिए अबॉर्शन ब्रुसेला की वजह से हुआ है तो यहाँ पर तो सिम्टम ही मेन यही आता है, सिम्टम ही यही आता है कि जर नहीं गिरेगी, जर नहीं गिरेगी। तो उस कंडीशन में फिर आपको ये पूरा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन मेरा आपको यही एक सजेशन रहेगा पर्सनली कि अबॉर्शन वाली की जर आप स्टार्टिंग में मत गिराइए। हाँ, अगर कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है, आप दूर जा रहे हैं, तब आप गिरा सकते हैं। अदरवाइज़ पहले दवाई दी जाती है, क्योंकि अबॉर्शन वाली जर जो है वो पहली बात पूरी गिरेगी नहीं, अंदर चिपकी हुई रहेगी, और मेट्राइटिस भी होगा, वो बहुत परेशान करेगी आपको। तो ऐसी कंडीशन में पहले अगर हम दवा दे देते हैं भाई, मेटलवेट दे देते हैं, ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, और पीछे वाली जो दवाएं थी एग्जापार, हिमरोप, यूटेरेट्रॉन, ये दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर हम पहले कर लेंगे ना तो फ़ायदा मिल जाएगा हमें बहुत ज़्यादा। पहले अगर ये चीज़ें कर लेंगे तो जर गिरने में भी आसानी रहेगी, और वापस आप जा कर के करवा सकते हैं। अबॉर्शन के बाद सर्विक्स कितने दिन तक खुली रहती है? देखिए, अबॉर्शन के बाद सर्विक्स अगर मेट्राइटिस हो जाता है तब तो काफ़ी दिन तक खुली रहती है, अदरवाइज़ 3 दिन बाद बंद हो जाएगी। 3-4 दिन, पहले 3 दिन में तो आप बोलस डाल सकते हैं, अगले 3 दिन में आप AI गन डाल सकते हैं, फिर बंद हो जाएगी। यह है, अगर मवाद आ रही है तब खुली रह जाएगी। जहर में वेटमेट काम करता है क्या? देखो, वेटमेट काम करता है, लेकिन वेटमेट का कोई खास रोल जो है वो इसमें नहीं है। अगर आप ये दोनों आपको मिल जाते हैं ना, जो बेस्ट है, अर्गोमेट्रिन और ऑक्सीटोसिन, तो वेटमेट की आवश्यकता ही नहीं है। ये है, वेटमेट ऑक्सीटोसिन वाला ही काम करता है। तो ये जब 5 रुपये में कर रहा है बेचारा, तो उसके 180 रुपये क्यों लगाए? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इससे बढ़ा सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छा है फॉर्मूला, और आजमाया हुआ फॉर्मूला है, बहुत ही शानदार। यूट्रीसेफ, ये सब चीज़ें यही है। यूट्रीसेफ आता है, यूट्री गार्ड आता है, ये सारे यूटेराइन टॉनिक है जो वापस यूट्रस को अपनी जगह लाने में मदद करते हैं, तो आप दे सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो यूट्री वाइव रहता है इसमें। यूट्री वाइव जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। एक कमेंट आ रहा है लेकिन वो लंबा चौड़ा है। काऊ बच्चा देने के बाद, नॉर्मली ब्याने के बाद बच्चेदानी कितने दिन तक खुली रहती है? नॉर्मली 6 दिन तक खुली रहेगी, ठीक है। और अगर मेट्राइटिस हो गया है तो फिर भाई लंबे टाइम तक खुली रहेगी, ऐसा है। 6 दिन तक, आप 3 दिन तक बोलस डाल सकते हैं। यूट्रीवाइव बेस्ट है, लेकिन यूट्रीवाइव कब बेस्ट है? यूट्रीवाइव आप शुरुआत में मत दीजिए, यूट्रीवाइव दीजिए बाद में। जैसे जर गिराने के लिए आपने यूज़ की, एक्जापार यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लीजिए, इमरोफ यूज़ कर लीजिए, और यूट्रीवाइव को दीजिए सेकेंड अटैम्प्ट में। यानी पहले आपने ये दे दी, जर वगैरह गिर गई, तो मेले गिराने के लिए या जर पूरी नहीं गिरी है उसे गिराने के लिए वो बहुत अच्छी रहती है। इन्वोलॉन ये भी इसी समय दी जाती है। इसमें अगर इन्वोलॉन जोड़ें तो ये भी जो ही बच्चा दिया उस समय दी जाती है। यूट्रीवाइव को आप बाद में दीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 1 लीटर यूट्रीवाइव आप बाद में दिलाइए तो जर वगैरह जो भी मेले वगैरह गिरने हैं वो सब हो जाएगा। यानी कि बच्चा देने के 2 दिन तक तो आप दिलवाइए ये एक्जापार, हिमरोफ, यूटेरेट्रॉन, इन्वोलॉन, इनमें से। लेकिन बच्चा देने के 10 दिन बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, साहब मेट्राइटिस तो है, जर भी अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत है, कई बार ऐसा होता है, बच्चा देने के 7-8 दिन बाद भी जर हमें बाद में निकलती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर यूट्रीवाइव दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है, और यूट्रीवाइव का रोल इसमें भी ठीक है।
बोलस क्या करती है? देखिए बोलस सारी एंटीबायोटिक बोलस होती है और अंदर जो है वो एंटीसेप्टिक इफेक्ट पैदा कर देती है, तो अंदर सेप्टिक मवाद नहीं पड़ती है ना, एंटीसेप्टिक इफेक्ट पैदा कर देती है तो अंदर मवाद नहीं पड़ती, नहीं तो बहुत ज़्यादा मवाद अंदर हो जाती है और फिर मेट्राइटिस जो है वो तय हो जाता है, ऐसा है। तो चलिए कल हम प्रोलप्स की शुरुआत करेंगे कि प्रोलप्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें कल से हम लेंगे। तो अबॉर्शन को यहीं विराम देते हैं और प्रोलप्स को कल शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल।